ऐसा युक्त है पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लेते हो तो आप का याद कर लेते हो। मतलब क्या है, यदि मैं आपको परमाणु क्रमांक याद करने को कहूँ तो मुझे ट्रांजिशन सीरीज का चारों का करना पड़ेगा, चारों का आपको रट्टा मारना होगा। और मैं यदि आपको याद करने को करूँ तो आपको क्यों, क्योंकि स्कैंडियम के बाद जो यूट्रियम आएगा उसमें भी रहेगा, प्लैटिनम आएगा उसमें रहेगा, और एक्टिनियम आएगा उसमें भी। मतलब किसी भी ग्रुप में जो Pg का मान होता है वह समान ही होता है। मैग्नीज का 7 सबके लिए पूरे सीरीज में 7 रहेगा। जिंक में 12 ले रहे हो तो पूरे सीरीज में 12 रहेगा। यदि इसी प्रकार से दूसरे एलिमेंट में जैसे क्लोरीन का ले रहे हो तो क्लोरीन में Tb 1 होता है, वैसे सब का उसमें कार्बन में Tb 4 होता है टोटल में, सब का 4 ग्रुप में जितने भी Tb का मान होता है सबका समान। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम इसका Tb याद कर सकते हैं, जिससे हम इसका ऑक्सीजन निकाल पाएंगे आसानी से आगे। लेकिन 4 श्रेणियों को बांट दिया गया, पहला श्रेणी है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 4 चौथा जो है वो 60। इस प्रकार से हम 4 श्रेणी बांट 4 श्रेणी में बांटने के बाद इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें कहा जाता है बताया गया है बहुत अच्छे से। तो स्कैंडियम के लिए मैंने क्या बताया था, 4s2 और 3d में 1, टाइटेनियम के लिए 4s2 और 3d में, रेडियम के लिए 4s2 और 3d कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा 5। क्रोमियम का मैंने बताया था स्पेशल केस होता है, तो 4s1 होता है और 3d में 5 होता है। इसका रीजन मैंने क्या बताया था, कोई भी विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो पूर्ण पूरी होना चाहिए या तो अर्ध से कोई भी कंडीशन हो सकता है। जितने ज्यादा पूर्ण पूरित और अर्ध पूरित की संख्या होती है उतना ही वो अधिक स्थायी होता है। तो इस हिसाब से आप इसी प्रकार से कॉपर में भी देख रहे हैं 4s में 1 है, बाकी सब में देखो 4s में 2 ही है, बस ये क्रोमियम और कॉपर में अलग होता है। इनका रीजन अभी मैंने आपको बता दिया। तो कॉपर में होता है 3d10 4s1, तो Tb कितना हो जाएगा 10 और 1 11, यहाँ पे दिया हुआ है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखें। अब पूरे सीरीज का बताया गया, वही क्रोमियम कॉपर को छोड़ के बाकी लगभग समान रहते हैं, यहाँ बना के दिखाया गया है। 3p6 3d1 4s2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद रखने हैं, कई बार लिखने में आ जाता है 2 नंबर। इस कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या पूछे कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके श्रेणी के तत्वों से भिन्न क्यों है, तो वहाँ पे आपको रीजन बताना पड़ेगा बना के। चलिए हो गया पहला पूछ। अगला दिया गया जैसे कॉपर का मैंने बताया 3d10 4s1 होगा, बाकी का खुद से कर सकते हो, किसी एक में भरना चालू करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। बस याद रखना S में मैक्सिमम 2 जाता है, T में मैक्सिमम 3 जाता है और D में मैक्सिमम 10 जाता है। 11-12 भरने की कोशिश मत करना, तो आप उसको याद रखिएगा कि किसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, इससे आपको बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार से जैसे हमने 3D के लिए देखा, यदि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए सब में D में आया है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4D में आता है, इस वाले में 3D में आया हुआ है, इसमें 4D में आएगा, तो 4D सीरीज इसीलिए इसको कहा जाता है, जिसका
जिनमें कंपाउंड है इट्रियम, गिल्कियम, न्यूबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इनका भी परमाणु क्रमांक जैसे दिया हुआ है उसी के अनुसार इनका भी देखिए निकलता है CV। तो CV वही है, इट्रियम से अगर स्टार्ट करोगे तो इसका 3 होगा, उसके बाद वाले जिरकोनियम का 4, न्यूबियम का 5, मॉलिब्डेनम का 6, इस प्रकार से वो सर आगे वाइस क्लियर बढ़ता नहीं आ रहा जाता सर? है। कहाँ पे बैठे हो तुम? कॉलेज में हूँ सर। हाँ, कहाँ पे बैठे हो तुम? माइक ऑन करके बताओ। हाँ, तो क्लास से बाहर निकलो और जहाँ नेटवर्क है ना वहाँ बैठो। मैं यहाँ छत पे बैठा हूँ ताकि सबको आवाज़ जा सके। अब नहीं जा रही है तो आगे मैं नहीं जा रहा। अब माइक ऑफ कर दो। ओडी हमने देख लिया किस प्रकार से होता है। तो यहाँ मैंने आपको अलग से यहाँ बता दिया है किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें भी वही केस होता है, मॉलिब्डेनम का केस देख लीजिए। 4D6 है, 5S1 है। सिल्वर का यदि आप देखोगे जैसे कॉपर के लिए तो ये 4D10 है, 5S1। तो जैसे क्रोमियम कॉपर का था ये 6 वाले के लिए, तो यहाँ मॉलिब्डेनम का भी उसी से रिलेटेड है। और सिल्वर के लिए भी यहाँ पे देखोगे तो सिल्वर का भी कॉपर से रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग एक जैसा ही आता है। तो ये हो गया आपका 4D सीरीज के बाद आते हैं 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में भी आप आओगे तो 6 वाले का ही देख लीजिए, तो 6 वाला यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो 5D के लिए यहाँ पे जो W टंगस्टन जो है वहाँ पे देखिए 5D में 4 है और 6S में 2 है, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 4 इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले वाले केस में 1 इलेक्ट्रॉन S में था और 5 इलेक्ट्रॉन थे D में। तो जब हम 5D सीरीज में आते हैं तो उस कंडीशन पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली ऐसे ही होना था, पहले इलेक्ट्रॉन 4S में पूरा भरना था फिर 5D में जाना था, तो उसी कंडीशन पे ये फॉलो करेगा। सेम चीज अब गोल्ड के लिए आएंगे। आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक ही ग्रुप में होता है, तो इसके लिए ये गोल्ड है यही वाला फॉलो करता है, जो कॉपर का था वही फॉलो करेगा, बस जो W का जो मान है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो कुछ कुछ अपवाद स्वरूप चीजें होती हैं इन स्वरूपों को आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में यही अपवाद वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो 5D में अंतर क्या है, जो कॉपर वाला था उससे रिलेटेड तो पूरा सही आ रहा है, वैसे ही बन रहा है, परंतु जो क्रोमियम वाला था उससे जो रिलेटेड आया था टंगस्टन W जो था वो जो है अलग हो सकता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। तो ये हुआ आपका तीसरा सीरीज। फिर यहाँ पे हम आएंगे इन दोनों के संभावित कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए वैसी चीज को बताया गया है, जैसे ये मॉलिब्डेनम वाले का देखिए जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसका प्रेक्षित मतलब दिखाई आपको कैसे देगा, जो कैलकुलेट करके निकाला गया वो कितना आया, 4D5 और 5S1 आ रहा है। और इसका संभावित मतलब प्रिडिक्टेड आना कैसे था, D में 4 होना था और S में होना था 2। इसी प्रकार से जब आप 5D में आते हो तो इसका जो मान है प्रेक्षित कब मिल रहा है, D में 4 S में 2। और आना कैसा था इसका, ऐसा ही आना था जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आना। संभावित और प्रेक्षित का मतलब वही होता है, संभावित मतलब सब नियम का पालन करके उसको जिस प्रकार आना चाहिए, और प्रेक्षित का मतलब वो जैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व, ऐसा भी मतलब देखिए कोई चीज़ हम कैलकुलेट करके मान निकालते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप प्रैक्टिकली भी जब उसको निकालोगे तो उतना ही एग्जैक्ट मान आए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेक्षित कहा गया है, ऑब्जर्व वैल्यू कहा गया है और प्रिडिक्टेड कहा है, संभावित कहा गया है। तो संभावित मतलब संभावना से निकालते हैं, हाइपोथेसिस जितने भी कॉन्सेप्ट है वो लगा के निकालते हैं, तो उसको हम संभावित कहेंगे। तो संभावित के लिए ये मॉलिब्डेनम वाला हो गया और ये सिल्वर वाला, इन दोनों में आपको डिफरेंस प्राप्त होगा। बाकी सबको सेम, जैसा आपको संभावित प्राप्त हो रहा है वैसे आपको प्रेक्षित भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों की सामान्य अभिलक्षण मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमको
देखना है। तो जनरली जो है हम इसको मेटल मान के ही चलते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व मैक्सिमम मेटल ही होते हैं। अब मेटल होने की वजह से इनके अलग अलग स्वरूप प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज अम्ल के रूप में हमको ये प्राप्त है, इनके जो अलॉयज होते हैं वो मिश्र धातु के रूप में भी हमको प्राप्त होते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब ये जो है दूसरे एलिमेंट से एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, मतलब इनके साथ किसी दूसरे चीज को मिला दोगे तो इससे जो इनका प्रभाव है वो चेंज हो जाता है। तो आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे बताया गया है इनके जो संख्यात्मक गुण हो सकते हैं क्या क्या, जैसे एटॉमिक वेट है, तो इनका एटॉमिक वेट, डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब पे क्या अंतर पड़ता है। तो जनरल जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वही चीज़ इसमें भी फॉलो होगा। जैसे एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो कंटिन्यू बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक वेट जो है हमेशा इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से डेंसिटी की हम बात करते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर डेंसिटी भी कंटिन्यू इंक्रीज होती है। एटॉमिक वॉल्यूम की बात करोगे तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वह इसमें लेफ्ट से राइट जाने पे कम होता है, इधर जब जाओगे तो ये डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, किस साइड से किस साइड जा रहे हो तो वो बढ़ेगा या घटेगा। तो जनरली जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है एटॉमिक वेट बढ़ जाता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, उसी प्रकार से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कोवेलेंट रेडियस जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है लेकिन वो भी कंटिन्यू बढ़ता ही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है। ये जो जनरल ट्रेंड्स हम पढ़ते हैं नॉर्मल कंडीशन ई ब्लॉक के भी जो पढ़ते हैं वही चीज़ में भी फॉलो होता है, फॉलो होता है। तो यहाँ पे इन ट्रेंड्स को बताया गया है कि कैसे किस टाइप पे जाने से ये बढ़ते जाते हैं। सेकेंड यूनिट के लिए जब देखेंगे, मतलब दूसरे सीरीज के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियस है बढ़ेगा ही, कंटिन्यू लेफ्ट से राइट जाओगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमने इससे थोड़ी देर पहले ही देखा है। मास नंबर और स्टेबल आइसोटोप की बात करोगे तो इनमें भी कंटिन्यू इंक्रीज होता है, मतलब ये लगातार जो है वो बढ़ते ही जाते हैं। डेंसिटी इसमें भी बढ़ेगा, एटॉमिक वॉल्यूम इसमें भी घटेगा जैसे पहले वाले में घटता था, मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ना ही है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना ही है, कोवेलेंट रेडियस भी कंटिन्यू जो है इसमें डिक्रीज होते जाता है। क्योंकि ये जो सीरीज होता है आपका 4D जो सीरीज होगा वह थोड़ा सा दूर होता है न्यूक्लियस से, तो 3D जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा और 4D जो है न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। तो इस हटता है। तो अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बढ़ती है। तो किसी एक चीज़ के लिए याद कर लो, बाकी जो टर्म है एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। आगे देखते हैं। इसके आगे है आपका 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के लिए भी सेम चीज़ ही लागू होगा, तो उसको कंटिन्यू देखने की जरूरत नहीं। एटॉमिक वेट, डेंसिटी, सॉलिड, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब चीज़ सेम ही है। जैसे पुराने में ट्रेंड चल रहा था वैसे ट्रेंड इसमें भी फॉलो होता है। इसको रोटेट कर लेते हैं। अब देखिए इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है। तो किसी भी चीज़ की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि वो हमको कैसे प्राप्त होता है, प्रकृति में हमको किस रूप में वह मिलेगा। तो जनरली जो जितने भी ये एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम हमने क्या कहा कि धात्विक प्रकृति के होते हैं, धातु के गुण वाले होते हैं। तो इनकी जो संरचनाएं होती हैं, जनरली जो धातु की संरचना होती है उसका जो लक्षण होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है वो जनरली हार्ड होता है।
आपसे मैंने करा हुआ। हेलो हेलो। हेलो कहाँ आज मोटी? कॉलेज में हाँ। और कैसे कब नहीं गए थे अभी दे? नहीं गए हो आज यहाँ शाम के हाँ। कैसे यही पर इसने पूछे हले कॉलेज में हत्ता इसने गोट से आबो कहीं लगा लेकिन थोड़ा टाइम लगा था क्लास लेट हूँ ले भाई दे सबो हम हुए दे अभी तो खा के खेत ले आके खा दिए। हाँ ठीक जो क्लोराइड के लिए हमने पढ़ी हुई वैसी इनकी संरचना हो सकती है। HCP भी हो सकती है, षटकोणीय सुसंकुलित इसको कहता है, क्लोज पैक कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि इनकी जो संरचना है बीच से ना षटकोण जैसा होता है, फिर ऊपर साइड से त्रिभुज जैसा जाके जुड़ा होता है। नेट में सर्च करोगे तो आपको संरचना मिल जाएगा, पर आपको यूज नहीं है। फिर होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक संरचना, तो उसमें भी तो तीनों प्रकार से हो सकते हैं, BCP, HCP और FCP टाइप की इनमें संरचना जो है वो पाई जा सकती है। परमाणु के आयतन और घनत्व की बात करेंगे तो हमने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो इनका घनत्व है वो कंटिन्यू बढ़ेगा। आगे जाएंगे परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या की बात करेंगे। देखो परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या का जो बेसिक मान होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं वो हमेशा घटता है। रीजन समझिएगा। देखिए ये है मेरा न्यूक्लियस, अब मान लीजिए ये है वो डी ऑर्बिटल, ये वाला। आप सबको पता ही है न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से उसमें जो चार्ज होता है न्यूक्लियस में हम धन लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब जैसे ही आप पॉजिटिव की बात करते हो और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है माइनस, सबको ही पता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट बढ़ूंगा तो वहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब किसी भी चीज़ का यदि परमाणु क्रमांक बढ़ा तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों कंटिन्यू बढ़ते हैं। तीनों बढ़ेंगे तो उससे क्या इफेक्ट आने वाला है, यहाँ से देखते हैं। हमारे पास बीच में था पॉजिटिव चार्ज, जब मेरे पास कोई एक चीज़ था तो उसमें था एक इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मैंने स्टैंडम लिया था तो मेरे पास था एक इलेक्ट्रॉन। जब मैंने टाइटेनियम ले लिया तो 2 हो गया, फिर बेरिलियम लिया तो 3 हो गया, क्रोमियम में 5 हो गया, मैग्नीज में वो 6, 7 इस प्रकार से होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, माइनस चार्ज भी बढ़ेगा वहाँ पे। यदि माइनस चार्ज बढ़ रहा है साथ ही साथ न्यूक्लियस का प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस और माइनस के बीच होता है अट्रैक्शन। अब किसी भी चीज़ में यदि आकर्षण हुआ तो वो एक दूसरे के समीप आते हैं, पास आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सिमट जाते हैं। तो देखिए ये जो है अभी इतना है ये गोला। यदि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दूँ, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम भरना है भर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यदि मैं अधिक करूँ तो आकर्षण की वजह से इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। इसी साइज को ही हम परमाणु त्रिज्या का नाम देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से परिधि की जो दूरी होगी, आउटर मोस्ट जो सेल की दूरी होती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वहाँ पे उनके बीच आकर्षण भी बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ने के फलस्वरूप उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वह हमेशा घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लेंथेनाइट की, जिसको लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो लेंथेनाइट संकुचन का जो रीजन होता है उसकी वजह से इनके ट्रेंड्स में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ट्रेंड्स में अंतर आने का मतलब इनकी जो परमाणु त्रिज्या का मान है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो लगभग समान हो जाता है। होना क्या था, कंटिन्यू घटता था, पर क्योंकि उनमें लेंथेनाइट संकुचन हो जाएगा तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका जो परमाणु त्रिज्या का मान है सभी के लिए लेंथेनाइट से लगभग बराबर हो जाता है। फिर है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1-2 लाइन ही रहेगा, लिखने के लिए आएगा तो पूरा भी लाक्षणिक लिखवाता है, तो उसमें आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन ऐसे लिखना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जा रहा, ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है। फिर है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ध्यान समझिएगा क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
हम किसी भी मेटल का ये नहीं कह सकते कि उसका एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितना बाहर निकालेंगे वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज कर सकते हैं। 2 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 10 के 10 भी निकल सकते हैं, या एक भी नहीं निकल सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पर। जितने इलेक्ट्रॉन उस धातु से बाहर निकलेंगे उतनी ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। यदि किसी मेटल से, जैसे कॉपर की बात करें, तो कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसको लिखेंगे Cu+, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसको हम लिखेंगे Cu2+। यदि आयरन की बात करेंगे तो आयरन में 2 और 3 निकलते हैं, एक नहीं निकलता। आयरन Fe सिंगल प्लस कभी नहीं पढ़े होंगे, हमेशा पढ़े हुए Fe2+ और Fe3+। इन सब के रीजन होते हैं। रीजन कहने का मतलब कि क्यों किसी में 1 निकलता है, किसी में 2 निकलता है, किसी में 3, 4, 5, 10 तक निकल जाते हैं। तो इन सब का जो रीजन है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। इलेक्ट्रॉन का किसी भी धातु से बाहर निकलना उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आयरन के लिए मैंने कहा 2 और 3 होता है, कॉपर के लिए मैंने कहा 1 और 2 होता है। अब कॉपर में 3 क्यों नहीं होता, कॉपर में 5 क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन तो कॉपर में 11 है। ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, इसको समझिएगा। किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था जो है वह डिसाइड करती है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको आयरन का। तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d6। आप लोग भी याद करेंगे तो आप लोग से भी एक बार में बन जाएगा, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4s2 3d6 टोटल कितने हुए? 6 और 2 8। यदि मैंने आयरन का कितना बताया था? 8 ही बताया, तो याद रखना पड़ता है आपको। अब देखिए मैंने क्या कहा, या तो धन 2 होगी या तो धन 3 होगी, इतनी ऑक्सीजन अवस्था इसकी होती है। अब इसका रीजन समझिएगा। जब इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना होता है आयरन में से तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले S के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो जब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। और जब मुझे 3 ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ ये जो 1 इलेक्ट्रॉन डाउन साइड वाला दिख रहा है इसको भी बाहर निकाल। तो उस कंडीशन में इसकी जो व्यवस्था होगी उसको देखिए, हाफ फिल्ड बन चुकी है, मतलब अर्ध पूरी ऑर्बिटल बन चुकी है। जब यहाँ से एक निकाल दोगे और यहाँ से पूरा दोनों एस को निकाल दोगे तो देखो ये अर्ध पूरी व्यवस्था है। इससे पहले जो कंडीशन बनी हुई थी उस कंडीशन में देखेंगे ये तो पूर्ण पूरित है, पर ना तो ये अर्ध पूरित हो रहा है ना तो पूर्ण पूरित हो रहा है, पूरा भरा है ना पूरा खाली है, ना तो आधा भरा हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा था। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो S में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह जो है नाभिक के समीप होता है और S का साइज भी छोटा होता है। तो उस कंडीशन में हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए इसमें से कितना निकलता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई धन 2। और जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो ये जो व्यवस्था है वो अर्ध पूरी व्यवस्था बनती है, जो कि अधिक स्थायी होती है। तो इसीलिए ये वाली जो अवस्था होती है इसकी वजह से 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था आता है धन 3। तो और धन 3 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाओं में रह सकता है। तो इसको देखिए यहाँ से बना के दिखाया गया है, मैं सीधा यहीं पे आता हूँ। कैंडियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है 2 प्रकार का हो सकता है, धन 2 धन 3। कैंडियम में Tb याद करो कितना था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाए थे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D से डायरेक्ट तो निकलता नहीं है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं S का 2 इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकालेंगे। देखिए इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए ये मेरे पास ऑर्बिटल है, ये है आपका 3d और ये है आपका 4s और ये है न्यूक्लियस। अब देखो यदि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे सीधी सी बात है बाहर का पहले इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जितने बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है पहले उसको निकालूंगा, तब तो मैं 3D वाले में निकाल पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा एनर्जी देंगे तो 3D वाला बाहर निकल जाएगा और 4s अपनी जगह पे रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम पहले निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास 3D वाला सीधी जाता है। तो इसी का रीजन समझिएगा। कॉपर का याद है आपको और क्रोमियम का याद होगा, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कैसा था, 3D में 5 थे कॉपर क्रोमियम वाले में और 4s में 1 था। तो 4s में 1 था इसीलिए उस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल
कॉपर में भी ऐसी था, 1 इलेक्ट्रॉन था और CD में 10 था, तो उसमें भी देखिए एक एक आया। क्रोमियम कॉपर का एक एक है, बाकी किसी में भी आपको एक नहीं दिखाई दे रहा होगा। सब में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2 से ही स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद जो कॉपर और जिंक होते हैं ये कभी भी धन की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बना सकते, याद भी रखिएगा। और याद हो भी क्या होगा आपको, क्योंकि ZnCl3 कभी आपने नहीं देखा होगा, हमेशा ZnCl2 देखे होंगे या ZnCl4 देखे। तो ये देख लीजिए, Zn का +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, कॉपर का +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, निकिल का हो सकता है धन 2, धन 3, धन 4। अब देखिए धन 3 लिख तो दिया गया है परंतु कोई कंपाउंड आपको नहीं है निकिल का धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसीलिए एक टर्म होता है जिसको कहते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इन सब में भले धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, पर इनकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कोई एक ही होती है। मतलब इतना वो बना सकता है पर जरूरी नहीं है वो सब बनाएगा। जो उसको स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा वो उसी को ही ज्यादा बनाता है। जैसे आयरन में देखिए, आयरन में आपको धन 2, धन 3, 4, 5, 6 सब दिखाई दे रहा है, परंतु जनरली ये जो बनाएगा धन 2 और धन 3 को ही बनाता है। उसमें भी धन 2 वाले को ज्यादा प्रेफर करता है। तो इस प्रकार से इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है उसको हम बता सकते हैं। तो याद रखिएगा मैग्नीज का सबसे हाईएस्ट वेरिएबल होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन हो सकता है, 7 तक हो सकता है, क्योंकि मैग्नीज में हम कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं? 7 ही इलेक्ट्रॉन, इसका 7 ही होता है। आयरन का 8 होता है परंतु ये 6 तक ही जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना पड़ेगा। GT वाले में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो GT वाले में देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन है आपको Ag से पता चलेगा। Ag में कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर वाले जैसा था, तो इसमें +1 +2 आप लिख सकते हैं। बाकी में जो आपका मॉलिब्डेनम वाला है नॉर्मल में आ गया था, तो इस कंडीशन में +1 नहीं है, तो +2 ही है। तो 3D का अलग है, 4D का अलग है, 5D का अलग आएगा, सबका अलग अलग ऑक्सीकरण आता है। तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, फिर क्लास को आके क्लियर करें। सर जी लेंथेनाइज संकुचन को एक बार फिर से बताइए ना। लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे परिभाषित नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि लेंथेनाइज संकुचन की वजह से जो लेंथेनाइज की त्रिज्याएं होती हैं, परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वह लगभग समान हो जाती है। होना क्या था, जनरली त्रिज्या का जो मान है वह लेफ्ट टू राइट जाने से घटता है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनके बीच आकर्षण जो है बढ़ने लग जाता है। पर क्योंकि इसमें लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन भी क्या है देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें जो 5D और 6D और 5s का जो ऑर्बिटल होता है, इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है। बाकी वाले में तो इनकी ऊर्जा अलग अलग रहती है, पर इन दोनों में लगभग ऊर्जा जो है समान हो जाती है। अब समान होने की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। उतनी ही ऊर्जा में आप 5s निकाल सकते हो, उतनी ही ऊर्जा में आप 6D निकाल सकते हो। इसी को लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन कह दिया जाता है। इसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है, इनकी त्रिज्या का जो मान है वह सेम सीरीज के लिए भी सब के लिए लगभग समान ही आ रहा है। अब D में आप 1 इलेक्ट्रॉन रखो या 10 इलेक्ट्रॉन रखो, लगभग समान ऊर्जा में आप पूरे इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल। ये इसका रीजन। और कोई डाउट? चलिए आज की क्लास में क्लोज करो।